नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर कौन से 2 चैलेंज दे दिए हैं कि विपक्ष में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने खजाना ऐसा भरा कि 400 सीट का मामला सेट हो गया क्या। स्कूल में बम से लेकर राम मंदिर पर झूठ, विपक्ष नरेंद्र मोदी को ऐसे हराएगा क्या। भगवान शिव और प्रभु राम को लड़वाने का सपना देखने वालों की क्लास भी लगेगी यार। इसके अलावा केजरीवाल के केस में अचानक दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों और कैसे आया। जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे सिसोदिया के साथ क्या कांड हो गया। क्या केजरीवाल एंड कंपनी केस लटका रहा है ताकि सजा ना हो जाए। आज इसके बारे में भी बताऊं। फिर बात होगी कि अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस किसे उतारेगी। क्या बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता मंच से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहा है। कांग्रेस का नेता। मोदी योगी की जोड़ी बंगाल में गजब का खेला कर रही है, वो भी दिखाऊंगा। यानी चुनाव की हर बड़ी खबर का कंप्लीट चैप्टर। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक और ग्राम पंचायत में सीबीआई ने छापेमारी की है। सरबेरिया अगरहाटी ग्राम पंचायत के लोगों ने सीबीआई पोर्टल पर शिकायत की थी। आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने शमशान घाट और नहर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। सीबीआई की टीम ने इस मामले में गांव वालों से भी पूछताछ की है। तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने केसीआर पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया। कांग्रेस ने 6 अप्रैल को केसीआर के खिलाफ शिकायत की थी और कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। कर्नाटक के जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कथित अश्लील वीडियो के मामले की जांच के लिए एसआईटी ने 3 टीमें गठित कर दी। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। साथ ही महिलाओं की पहचान की कोशिश की जा रही है। शूट करने वाला फोन और सबूतों की भी जांच होगी। ओडिशा के बालासोर तट से भारत ने एंटी सबमरीन सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट किया है। इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया। इस मिसाइल सिस्टम से भारत के लिए समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों का खात्मा करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस मिसाइल में एक टॉर्पीडो लगा होता है जो पानी के अंदर जाकर दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर देता है। उत्तराखंड में नैनीताल के बाद अब चमोली के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। तो ये तो हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बात होगी कि पीएम मोदी ने डंके की चोट पर कौन से 2 चैलेंज दे दिए कि हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने खजाना ऐसा भरा कि 400 सीट का मामला सेट हो गया क्या। स्कूल में बम से लेकर राम मंदिर पर झूठ, विपक्ष नरेंद्र मोदी को ऐसे हराएगा क्या। और भगवान शिव और प्रभु राम को लड़वाने का सपना देखने वालों की आज क्लास लगेगी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं और तीसरे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अगले हफ्ते तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव तो अब हिंदू मुसलमान और आरक्षण पर चला गया है। मोदी की गारंटी और विकसित भारत तो बात ही नहीं कर रहे मोदी इसकी, ये तो गायब हो गया। चुनाव में या तो मुसलमान की बात हो रही है, या मंगलसूत्र की बात हो रही है, या फिर आरक्षण की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी के विरोधी बार बार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी विपक्ष से घबरा गए और इसी वजह से चुनाव के बीच में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पीएम मोदी बैकफुट पर आ गए, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसी में यह भी आरोप ये लोग लगा दे रहे हैं कि पीएम मोदी संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन आरक्षण को खत्म करने वाला जो नैरेटिव है वो तो फेक साबित हो चुका, क्योंकि जो वीडियो फैलाए गए वो झूठे वीडियो निकले और इसे फैलाने वाले इंडी गठबंधन के ही लोग निकले। लेकिन जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है तो नरेंद्र मोदी सीना ठोककर बार बार ये कह रहे हैं कि वो जब तक जिंदा हैं, ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी सीना ठोककर कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे या किसी को भी आरक्षण नहीं देने देंगे धर्म के आधार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी पर 2 चुनौती भी दे दी कांग्रेस को और पूरे इंडी गठबंधन को और उनके इकोसिस्टम को भी।
सुनिए पीएम ने कौन सी डबल चुनौती दी है, फिर आपको बताऊंगा कि इस चुनाव की वो बात कौन सी है जिस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, लेकिन वो बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। यानी प्रधानमंत्री मोदी डंके की चोट पर पूरे इंडी गठबंधन को चैलेंज दे रहे हैं कि वो लिखित में दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दें, और वो उनके इकोसिस्टम की भी बात कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि उनका जो इकोसिस्टम है वो भी कितना इस पर सवाल पूछेगा, ये देखने लायक होगा। आरक्षण की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रेसिव हैं। वो क्लियर कट कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। ये इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव की काट है जिसमें लगातार ये फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। लेकिन पीएम मोदी भी इंडी गठबंधन की इस चाल को अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन छीनना चाहता है, और आरक्षण छीनकर वो इसे मुसलमानों को देना चाहता है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इन्हीं दो नैरेटिव में चुनाव फंसा है तो आप गलत हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास वो नैरेटिव भी है जिसका इंपैक्ट बड़ा है, और जिस नैरेटिव को देश दुनिया में सब मान रहे हैं। भाई वो ये बात, आरक्षण की बात, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे इसकी बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का। कोर्ट में मुंह की खाने के बाद भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के प्रयास करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसलिए नरेंद्र मोदी आगाह कर रहे हैं कि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और वहां धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले आ गए तो क्या ही होगा। लेकिन एक और नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी सेट कर रहे हैं और जिसको दुनिया मान रही है, वो नैरेटिव है देश की तरक्की का। पीएम अपनी हर रैली में विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, विकसित भारत की भी बात हो रही है। लेकिन हेडलाइंस हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र और आरक्षण ही बनते हैं, तो बाकी सब बातें दबी रह जाती। भाई 1 घंटा भाषण देके आ रहे हैं तो 1 घंटा हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं क्या? अपने काम भी गिना रहे हैं, 400 पार भी बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष को वो बातें सेट सूट नहीं करती तो वो ये कहता कि खाली हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं। लेकिन जो विकास की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका बड़ा असर है। पहले आप सुनिए कि पीएम किस तरह से इकोनॉमी के मुद्दे को भी अपनी रैलियों में उठा रहे हैं, फिर बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की बात को दुनिया भी मान रही है और नरेंद्र मोदी के विजन पर भरोसा कर रही है, और क्या बड़ी खबर आ गई आज। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आप मुझे बताइए कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा।
आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में पिछड़ गए इसलिए हिंदू मुसलमान करने लग गए, विकास की बात ही नहीं कर रहे, वो गलत कह रहे हैं। लगभग हर रैली में प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, भारत को लेकर क्या सोच है, क्या विजन है, ये बता रहे हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री विकसित भारत का जो विजन पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी उस पर यकीन कर रही। भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बताया जा रहा है और आईएमएफ जैसी संस्थाएं भारत के ग्रोथ रेट से प्रभावित हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साल 2024 के लिए आर्थिक विकास का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है, उसके मुताबिक सुनिए, वित्त वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रहा है, जो भारत सरकार के अनुमान 7.6 से भी ज्यादा है। यानी भारत सरकार को लग रहा है कि हम 7.6% के रेट से बढ़ेंगे, आईएमएफ कह रहा है कि नहीं बॉस, हमको लग रहा है आप 7.8 से बढ़ेंगे। यह है दुनिया का कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी पर। आईएमएफ मान रहा है कि भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर भारत की तुलना में दूसरे देशों की ग्रोथ प्रोजेक्शन देखें तो इस साल यह भी देखिए कि बाकी देशों के लिए क्या प्रोजेक्शन है। अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.5%, 2.5% रहने का अनुमान है, चीन का 5.2%, ब्रिटेन तो 0.1% रहेगा, फ्रांस 0.9%, इटली 0.9%, जापान का 1.9%। यानी सब चुन्नू बने हुए हैं और भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। किस आदमी की वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। और वो आदमी क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई मुझे देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए आपका वोट चाहिए, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि अगर मैं नहीं आया तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन आपका क्या होगा यह भी जान लीजिए, क्योंकि फिर धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले आ जाएंगे। यह नैरेटिव नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। भारत की आर्थिक ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है और इसी भरोसे पर पीएम मोदी कहते हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की इकोनॉमी में तेजी की बात कर रही हैं तो वो हवा में तो कर नहीं रही होंगी। कहने वाला कह देगा नरेंद्र मोदी ने उनको भी खरीद लिया, लेकिन कहने से नहीं ना होता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो उसके पीछे की वजह भी है। भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर बिजनेस कर रही हैं। भारत में बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसका असर दिख रहा है। जिस जीएसटी को कांग्रेस और राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहकर खारिज करते हैं, उसी जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज खबर आई अप्रैल 2024 में, सुनिए आज क्या खबर आई है। अप्रैल 2024 में जीएसटी का कलेक्शन 2,10,000 करोड़ पहुंच गया है और पहली बार जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार चला गया है। इससे पहले अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा 1,87,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। यानी रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। और जीएसटी कैसे आता है बॉस? देश में इकोनॉमी बढ़ रही है, बिजनेस हो रहा है, लोग टैक्स भर रहे हैं, तभी ना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। आप शेयर बाजार देखिए भाई, इतना कॉन्फिडेंस है भारत के बाजार में कि शेयर बाजार रॉकेट बना हुआ है। लोग छाप रहे हैं नोट और लोग नरेंद्र मोदी को लेकर यह आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आईएमएफ का कहना है कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या यह सब अपने आप हो रहा है? इसके लिए भी तो नीतियां बनानी पड़ती हैं, बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जो पीएम मोदी ने लिए, तो आज रिजल्ट दिख रहा है। और तीसरे टर्म में भी पीएम मोदी इसी तरह के फैसले लेने की बात कर रहे हैं। आपको यह भी बताता हूं कि पीएम मोदी देश की इकोनॉमी को कहां से कहां लेकर आए हैं। कांग्रेस की सरकार और मोदी सरकार में इकोनॉमी की ग्रोथ का अंतर देखिए, फिर बताऊंगा विपक्ष का नैरेटिव किस दिशा में जा रहा है। पहले नरेंद्र मोदी का नैरेटिव देखिए। यह चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है, लेकिन वो विकास कैसे ठप पड़ जाएगा अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले आ गए, ये बात नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। 2004 भारत की इकोनॉमी कहां पर थी भाई? भारत की इकोनॉमी 2004 में 12वें नंबर पे थी, 12th रैंक थी भारत की इकोनॉमी की दुनिया में, जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी।
जब ये लोग छोड़कर गए 2014 में, उस वक्त भारत की रैंकिंग क्या थी? 11th रैंक था। 12 से 11 पर छोड़कर चले गए। नरेंद्र मोदी जब आए 2014 में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनको क्या मिला? 11th रैंक पर अपनी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी। 2024 में नरेंद्र मोदी इस इकोनॉमी को कहां लेकर आ गए हैं? 5th रैंक पर लेकर आ गए, 11 से 5 पर। वो 10 साल में 12 से 11 लाए, ये 10 साल में 11 से 5वें नंबर पर ले आए। और इसी रफ्तार से चले तो वो कह रहे हैं कि 2027 में 3rd रैंक पर ले आएंगे, 3रे पर। यह है नरेंद्र मोदी का विजन। भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को मिल रहा है, तो इससे भी कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम, जो यूपीए सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। मोदी भविष्य की ऐसी संभावना को अपनी गारंटी बता रहे हैं जो होकर रहेगी। इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं। वाह भैया, कोई प्रधानमंत्री बना दीजिए, इंडिया तो 3rd पे जाएगा ही जाएगा। ये वही चिदंबरम है जो डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि डिजिटल पेमेंट दूर की कौड़ी है। यही चिदंबरम संसद में खड़े होकर कहते थे कि कौन डिजिटल पेमेंट करेगा बॉस? सब्जी बेचने वाले के पास, रेडी पटरी वाले के पास वो डिजिटल मशीन होगी। आज आदमी नोट लेके निकलता ही नहीं है, सब जो है वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है मोबाइल से। ये लोग हर चीज खारिज करते हैं, इनको आदत है हर चीज पीछे खींचने की। आज भारत के गांव गांव में डिजिटल पेमेंट हो रहा है। देश के आकार और आबादी को देखते हुए 3री इकोनॉमी भारत जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए भी नीति और विजन तैयार करना पड़ता है, जो पीएम मोदी कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लाने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अगले 6 साल के लिए पीएम मोदी का विजन यह है कि प्रति व्यक्ति आय 2,08,000 से 2,70,000 रुपए करना है, यानी प्रति व्यक्ति आय को 75% बढ़ाना है। गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात 58 लाख करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करना है, यानी वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4% तक हो जाएगी। बेरोजगारी दर को 5% से भी कम ले जाना है। लेबर फोर्स को 46% से बढ़ाकर 50% करना है। साक्षरता दर को 78% से 82% ले जाना है। ये सब वो सेट करके बैठे हैं बॉस। उनका अगले टर्म का काम तैयार है और इसलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि भैया इतना किया और अब बीच में कोई आ गया धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाला तो हो गया। आरक्षण पर विपक्ष के फेक नैरेटिव का चैप्टर क्लोज हुआ तो अब वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने नया मोर्चा खोल दिया। इनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा ही लग रहा नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक फेक नैरेटिव। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर उठे सवालों के बीच अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर आरोपों का इंजेक्शन ठोक दिया। मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लेकर देश की 80% आबादी पर वो वैक्सीन थोप दी और लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच पड़ताल के वैक्सीन दे दी गई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबर आने के बाद से आम लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ऐसी जानलेवा दवाइयों को मंजूरी देना हत्या की साजिश के बराबर है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक केस चलना चाहिए, मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव के हमले के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी रैली में वैक्सीन को बड़ा मुद्दा बना लिया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव क्या कह रही हैं, सुनिए, फिर बताता हूं कि वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों का सच क्या है। क्योंकि इस वैक्सीन वाली कंपनी से भाजपा के लोगों ने 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया था और कहीं ना कहीं जब चंदा लेने के बाद ही अनुमति दी गई कि हाँ अब सबको वैक्सीन लगाइए, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन लगाने के ही वजह से अब समझ में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। जब वैक्सीन आई तब इन्हीं लोगों ने कहा था, अरे भैया ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम न लगवाएंगे। तब भी लोगों में भ्रम और डर पैदा किया था और आज वैक्सीन की खबर का सच बिना पूरा बताए वही भ्रम पैदा कर रहे हैं। विपक्ष की बाकी पार्टियों ने भी वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार को घेरा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाया कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हार्ट अटैक से हुई लाखों मौतों और भविष्य में अगर हार्ट अटैक से आपकी, हमारी या किसी की भी मौत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के चक्कर में करोड़ों देशवासियों को क्या गलत वैक्सीन दिलवा दी? एक्सपर्ट बताएं। तो जब एक्सपर्ट को बताना है तो आप ट्वीट काहे कर रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोरोना में जिन्हें इंजेक्शन दिया गया था उन्हें अभी भी दिक्कतें हो रही हैं और लैब रिपोर्ट बता रही है कि हार्ट अटैक के केस भारत में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दवाई में कुछ खामी थी। लेकिन मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया पर कह रही है कि जनता की जान से खेला मोदी,
आगे कहा कि जिस कोविशील्ड वैक्सीन को यूरोप के कई देशों ने बैन किया, उसी कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से मोदी ने करोड़ों का चंदा लिया और लोगों को यही वैक्सीन लगवा दी। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कहा कि 52 करोड़ के चंदे के लिए बीजेपी ने करोड़ों देशवासियों की जान का सौदा कर दिया। मतलब सब लुझ गए भाई कि भाई नरेंद्र मोदी ने सबको गलत वैक्सीन ठुकवा दी। लेकिन सच है क्या ऐसा? वैक्सीन का मुद्दा सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोग पैनिक मोड में आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष को इससे क्या मतलब कि लोग पैनिक में आ जाएंगे? उनको तो खुद का पैनिक खत्म करना है कि मोदी कहीं जीत ना जाए। अब सबकी जान खतरे में है, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है, जबकि भारत में तो अभी तक कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोई बड़ा खतरा सामने भी नहीं आया। विपक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट का डर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ब्रिटेन में फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा कि ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के नाम से बनाया है और भारत में बड़े पैमाने पर यह वैक्सीन लगी हुई है। लेकिन कोविशील्ड को लेकर देश भर के डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट का केस काफी रेयर है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। जबकि वैक्सीन की वजह से लोग 80 से 90% कोरोना के घातक प्रभाव से बचे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रेयर केस में भी जो लोग प्रभावित होते हैं उसमें से भी 90% ठीक हो जाते हैं। यानी अगर 10 लाख लोगों में से जिनको कोविशील्ड लगी, उनमें से 13 लोगों में हो सकता है कि साइड इफेक्ट दिखे। यह भी नहीं कंफर्म कि हो दिखेगा ही। 10 लाख में 13 लोगों में साइड इफेक्ट दिख सकता है, तो उसमें भी रिस्क सिर्फ एक व्यक्ति को हो सकता है। एक व्यक्ति 10 लाख में, वो भी शायद है। और जिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के चलते खून का थक्का जमता है, उसके केस कोविड वैक्सीन से पहले भी आ रहे थे भाई। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखने होते हैं तो 6 महीने में दिख जाते हैं। अब तो 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका, इसलिए साइड इफेक्ट से जान जाने का खतरा अब और खत्म हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि खून पतला होने जैसी समस्या पोस्ट कोविड इफेक्ट हो सकती है, ना कि पोस्ट वैक्सीनेशन। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर के मुताबिक वैक्सीन से किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। यदि साइड इफेक्ट होना ही होता तो शुरुआती 2 से 3 महीनों में असर दिख जाता। उनका कहना है कि वैक्सीन लेने के सालों बाद इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। यानी कुल मिलाकर मेडिकल एक्सपर्ट तो वैक्सीन पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन फिर वही बात जो वैक्सीन आने पे हुई थी, और नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगाई थी भाई। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी तक वैक्सीन में टीटीएस के रेयर साइड इफेक्ट का कोई केस, नॉट अ सिंगल केस भारत में मिला है। कोर्ट में वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट के बारे में बताना कोई नई बात नहीं है, यह जानकारी हमेशा से पब्लिक डोमेन में मौजूद है। झूठ किस तरह से फैलाया जा रहा है आप सोचिए। यहां भी वही पैनिक, जैसे एलआईसी का पैसा नरेंद्र मोदी डुबा दिए ताकि जिनका पैसा एलआईसी में लगा है वो पैनिक मोड में आ जाए। हुआ क्या? एलआईसी का पैसा और रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है। इसी तरह से वैक्सीन पर अब पैनिक बटन दबा दो। और ये जो लोग आज कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन जो है लगवा दी, मरवा दिया लोगों को, ये लोग आज ये कहने के लिए जिंदा इसलिए हैं क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी ने लोगों को वैक्सीन ठुकवा दी। नहीं तो कोविड से कितने लाखों करोड़ों लोग मरते, आज कोई पूछने वाला भी नहीं होता। झूठ किस तरह से फैलाया जा रहा है और झूठ को लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसका एक और उदाहरण आज तब दिखा जब दिल्ली नोएडा के कुछ स्कूलों में बम की अफवाह उड़ गई। सब लोग टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए, पेरेंट्स पैनिक करने लगे। लेकिन आप देखिए कि कैसे इस पर भी पॉलिटिक्स हो गई भाई। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के एक नेता का ट्वीट दिखाने लगे और कहने लगे कि कल ही बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया था कि भाई कांग्रेस के जमाने में कैसे रोज बम फटते थे, उसको वोट दोगे तो वही दिन आ जाएंगे। और आज ही कॉल आ गया कि भाई बम हो सकता है नोएडा और दिल्ली के स्कूलों में। ये बड़ा इत्तेफाक है क्या? तेजिंदर बग्गा ने कल ही एक ट्वीट किया था कि लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। बॉस, ये तो पॉलिटिकल सटायर था, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने इसे सीरियसली लिया या सीरियसली बनाने का प्रयास किया, सीरियस बनाने का प्रयास किया और दिल्ली नोएडा में बम की अफवाह वाली खबर से जोड़ दिया। इन्होंने यह भी नहीं सोचा कि आज दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की अफवाह से कैसे पेरेंट्स, बच्चे परेशान हैं। आज तो छोड़ देते, लेकिन बॉस पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी को नीचे उतारना है, उसके लिए जो करना पड़े करो। पेरेंट्स परेशान हैं, कोई परेशान है, क्या फर्क पड़ता है? सुनिए सौरभ भारद्वाज को क्या कह रहे हैं।
देखिए, इत्तेफाकी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। अगर दिल्ली पुलिस एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निकाल के ले आएगी और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस, तो समझ में आता है कि इसके पीछे जो है कौन लोग हैं, तो लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए। देख रहे हैं आप। अच्छा, सिंपल बेसिक सा लॉजिक है कि अगर बम मिलेगा तो सवाल दिल्ली या यूपी में बीजेपी की सरकार पर ही उठेंगे ना भाई, कि दिल्ली में तो कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंडर आती है, यूपी में योगी सरकार है, वो अपनी ही भद पिटवाने के लिए बम की अफवाह उड़वा देंगे। क्या लोग हैं बॉस। और ये राजनीति तब चल रही थी जब दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम होने की अफवाह फैली हुई थी। दिल्ली और नोएडा के कुछ स्कूलों में धमकी भरा ईमेल सुबह 4:30 बजे आया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और शाम तक स्कूलों की संख्या 131 तक पहुंच गई। धमकी भरे मेल में ज्यादातर हाई प्रोफाइल स्कूलों को टारगेट किया गया था। इस मेल में लिखा था कि काफिरों के लिए आग का फरमान है, उस जगह से उन लोगों को निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें खदेड़ा था। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है, काफिर तुम इसी आग में जलोगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। धमकी भरे मेल के बाद ऐसी अफरा तफरी फैली कि हंगामा मच गया। जिस जिस स्कूल से कॉल आए वहां पुलिस की टीम पहुंचनी शुरू हो गई। शुरुआत में पता चला कि 3 स्कूलों को धमकी मिली है, फिर बढ़कर संख्या 7 हुई। कुछ घंटे बीतने के बाद पूरी दिल्ली और नोएडा से पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास कॉल आने लगे। इस वक्त तक ज्यादातर स्कूलों को खाली करा लिया गया। पुलिस की टीमों ने स्कूलों में जांच शुरू की। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची तो कुछ स्कूलों में बम स्क्वाड भी पूरे साजो सामान के साथ पहुंचा। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीमों को भी कुछ स्कूलों के बाहर देखा गया। स्कूलों के एक एक कोने की जांच की गई, एक क्लासरूम की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। यानी यह तो साफ था कि मेल सिर्फ धमकी के लिए दिया गया। लेकिन पैनिक तब शुरू हो गया जब पेरेंट्स स्कूल पहुंचने शुरू हो गए। स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में पेरेंट्स को भी खबर की गई कि बच्चों को स्कूल से ले जाइए। इसके बाद स्कूलों के बाहर पेरेंट्स का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बम की धमकी के बाद ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर चिंता में दिखे। नोएडा के डीपीएस स्कूल के बाहर कुछ पेरेंट्स से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बात की। अब एक माँ है, अपने बच्चे को लेने के लिए आई है। आपको क्या फोन आया था स्कूल से? मैम, बच्चे को इमीडिएटली लेके जाइए। अच्छा, क्या कहा गया आपको स्कूल से? जो फोन आया उसमें क्या वजह है? वो मैम, मैंने मैसेज पढ़ा था कि ट्रिशनेस कोई वो है, कोई थ्रेटनिंग है। इमरजेंसी है। यस मैम। अच्छा, तो फिर आप लोग भागे भागे आए और बच्चों को ले जा रहे हैं। अभी बताया गया कि कब तक, क्या कल भी स्कूल बंद रहेगा या कब तक? नहीं मैम, ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो कौन सी क्लास में आपका बच्चा है? 3rd C में मैम, तन्वी शबाना। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो पेरेंट्स है बहुत सारे वो ले जा चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे पेरेंट्स जो कि वर्किंग है, अगर अपने ऑफिसों की तरफ चले गए होंगे तो उनके लिए वेट भी किया जा रहा है। देखिए, कुछ और बच्चे, अगर मेरे वीजे आपको दिखा पाए, विनोद की पेरेंट्स आकर के अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, जहाँ देखिए अफरा तफरी मची है जैसे ही बम की धमकी। अब ये एक मामला नहीं है कि भाई किसी खबर को किसी तरह से नरेंद्र मोदी से जोड़कर पैनिक क्रिएट कर दो, झूठ फैला दो। ऐसे ही राम मंदिर को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाए गए। जैसे एक झूठ यह फैलाया गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया। यह बात राहुल गांधी अपनी रैलियों में बार बार कहते रहे हैं कि राष्ट्रपति को राम मंदिर का बुलावा नहीं गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि यह बात भी कैसे झूठी साबित हो गई। आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है। उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं,
नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं। घूम फिर के राहुल गांधी की बात अडानी के बिना तो खत्म ही नहीं होती। लेकिन आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक झूठ कि वहां कोई किसान नहीं था, कोई मजदूर नहीं था। क्या नरेंद्र मोदी ने मजदूरों पर फूल बरसाए थे? ये नहीं पता है? अच्छा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अब तक इसमें राष्ट्रपति के न्योते को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं। जबकि कोई इनसे पूछे कि आपकी पार्टी को तो न्योता मिला था, सोनिया गांधी को तो मिला था, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो मिला था, आपने न्योता क्यों ठुकराया? क्यों नहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए? और अगर तब नहीं गए तो अब तक क्यों नहीं गए? तब तो बताइए नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, उसके बाद से इन लोगों को भी राम मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला है। 3 महीने हो गए प्राण प्रतिष्ठा को, और ये सवाल उठा रहे हैं कि किसको जाने दिया, किसको नहीं जाने दिया। आप क्यों नहीं जा रहे राम मंदिर बॉस? खुद तो अब तक नहीं गए, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जबकि आज ही राष्ट्रपति भी राम मंदिर के दर्शन करने गई, किसी ने नहीं रोका कि भैया आप आदिवासी आप अंदर नहीं जा सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर के गर्भगृह में जाकर रामलला की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन किए, सरयू घाट पर पूजा और आरती। राष्ट्रपति के राम मंदिर में न बुलाने को लेकर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी जवाब मिला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया था। सिर्फ मौजूदा राष्ट्रपति को ही नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी गया था। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि SC, ST, OBC और समाज के तमाम लोगों को न्योता गया। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने बिना जांच पड़ताल के ऐसा बयान दिया और 3 महीने पहले हुए कार्यक्रम पर अब सवाल उठाकर वो समाज में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वही बात, कुछ भी बोलना है, और जो फर्जी फैक्ट चेकर है वो राहुल गांधी के बयान पे फैक्ट चेक नहीं करते। अमित शाह का जब ये फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था, वो फर्जी फैक्ट चेकर गायब थे, तब नहीं किया उन्होंने। जब बाद में सरकार ने एक्टिवली FIR किया, लोगों ने बीजेपी के FIR किया, तब जाके ऐसा चुन्नू सा डाल दी कि देखिए हमने फैक्ट चेक किया। नहीं तो बाकी में तो ऐसे कूद के आते हैं, प्रकट होते हैं कि देखो हम आगे फैक्ट चेकर। देखिए बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, भगवान के नाम पर भी लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक रैली में गजब ही कर दिया। उन्होंने शिव और राम के बीच लड़ाई की बात कर दी। एक बार आप उनका बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि जो लोग शिव और राम की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें सनातन की कोई समझ ही नहीं है। एक बार सुनिए पहले बयान। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। एक तो पहले ही राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, फिर इंडी गठबंधन में सनातन विरोधी बयान से भी लोग नाराज हैं, और अब भगवान राम के शिव से मुकाबले की बात करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही मुसीबत मोल ले ली और बीच चुनाव में बीजेपी को हमले का मौका भी दिया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अब भगवान को भी बांटने की कोशिश कर रही है। क्या अब कांग्रेस राम बनाम शिव करना चाह रही है? कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से साफ है कि वो भगवान राम को अपना दुश्मन मानती है और कांग्रेस ही खुद के शिव भक्त होने का या शिव होने का दम भर रहे हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कि शिव है तो राम से बराबर मुकाबला कर सकता है, यह कांग्रेस के लिए एक और नई मुसीबत बन गया है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन लोगों को सनातन की कोई समझ भी है? क्योंकि पहली बात तो भगवानों में कोई बंटवारा नहीं हो सकता, तो फिर लड़ाई क्यों होगी भाई? और जहां तक शिव और राम की बात है, तो जिसे सनातन की थोड़ी सी भी ऐसे चुन्नू सी भी समझ होगी, वो जानता है कि भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। घर घर में पढ़ी और पूजी जाने वाली रामचरितमानस में क्या लिखा है आप सुनिए, और कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनाए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। यानी भगवान राम कह रहे हैं कि जिन लोगों को भगवान शिव प्रिय हैं लेकिन वो मुझसे विरोध रखते हैं, और जो लोग भगवान शिव के विरोधी हैं लेकिन मुझसे प्रेम करते हैं,
ऐसे लोग युगों युगों तक घोर नरक में जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान शिव से प्यार करें और भगवान राम से नफरत करें, या भगवान राम से प्यार करें और भगवान शिव से नफरत करें। ऐसा कोई भी करने वाला नरक में जाता है। ये कह रहे हैं भगवान राम, रामचरितमानस में लिखा है। यानी इसका मतलब यह है कि भगवान शिव और भगवान राम में कोई भेद नहीं है और इनके बीच में भेद करना घोर पाप है। तो इसके हिसाब से तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में आता है कि शिव है तो राम से बराबर मुकाबला कर सकता है। लेकिन यहां तो लोग भगवान राम और शिव में युद्ध करवाने में तुले। भगवान राम और शिव के बीच कोई युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान राम खुद रामचरितमानस में कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपनेहू मोही न पावा। यानी भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो शिव से द्रोह करता हो वो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। सोचिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता है। रामायण में यह भी प्रसंग है कि रावण से युद्ध करने के पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना की। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, रामचरितमानस में लिखा है कि नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यानी कहते हैं कि यह वही रुद्राष्टकम है जिससे भगवान राम ने शिव की स्तुति की थी, और शिव ने भी भगवान राम को आराध्य कहा है। कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या आए और उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो भगवान शिव खुद वहां औगढ़ रूप में प्रकट हुए। प्रभु राम की नजरें भगवान शिव से मिलती हैं और वो पहचान जाते हैं। सिंहासन से उतरकर खुद भगवान शिव को आसन दे देते हैं, और फिर भैरवाधिपति शिव ने राम की स्तुति में राग भैरवी में स्तुतिगान किया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाही जनम। प्रभु राम और शिव में एक नहीं कई मौकों पर एक दूसरे की स्तुतियां की हैं, लेकिन खड़गे हैं कि कहते हैं कि हम शिव हैं तो राम से लड़ सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान और रावण के संवाद का एक प्रसंग भी है। रामदूत हनुमान जी कहते हैं, सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोही, सकही न राखी राम कर द्रोही। रावण से हनुमान जी कहते हैं कि सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो राम से विमुख है उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। और यह सुनकर तो लगता है कि शायद इसीलिए आज कांग्रेस का बचना भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि भगवान राम का अपमान हो, सनातन का अपमान हो, कभी भी मुखर विरोध इनका सुनाई नहीं देता। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो राम और शिव के बीच लड़ाई की बात कर रहे हैं उनका खुद का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर है जहां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। हमारे ग्रंथों से साफ है कि राम और शिव में कोई भेद नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भगवान राम और भगवान शिव के मुकाबले की बात कर रहे हैं। अब क्या ही बोला जाए, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? क्या वो सनातन का अपमान समझेंगे जब वो सनातन ही नहीं समझ पा रहे? खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। केजरीवाल के केस में अचानक दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों और कैसे आया? जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे सिसोदिया के साथ कांड हो गया क्या? क्या केजरीवाल एंड कंपनी खुद केस लटका रहे हैं ताकि सजा ना हो जाए क्या? अब इसका क्या? वैसे तो अरविंद केजरीवाल के केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है इस केस का। केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। दोनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के एक मामले में ऐसी टिप्पणी कर दी कि अचानक दाऊद इब्राहिम का नाम आ गया, और इसे सुनकर आज हर कोई चौंक गया। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की परमिशन दे दी जाए, ताकि वोटर तक उनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जा सके। इसी पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि अच्छा, अगर ऐसे परमिशन दे दी जाए तो कल को दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार भी करेगा। यह टिप्पणी कर दी हाईकोर्ट ने कि भैया, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के प्रचार करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो कल को दाऊद इब्राहिम भी करेगा।
चुनाव लड़ेगा, कहेगा हमको भी करना है। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल के लिए याचिका लगाने वाला शख्स एक लॉ स्टूडेंट है और इसने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि गिरफ्तार नेताओं को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करने की परमिशन मिल सके। अरे भाई, अकेले चुनाव प्रचार ही क्यों? फिर तो जेल में बंद नेताओं को बाहर घूमने, रेस्टोरेंट में डिनर करने, हॉलीडे पर विदेश यात्रा पर जाने की भी पॉलिसी बना दो। अजीब बात चल रही है। इस याचिका में आगे क्या कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से वोटर को आम आदमी पार्टी की विचारधारा और योजनाओं के बारे में जानकारी देने का अधिकार कम हो गया है। तो सारा जो प्रचार है वो केजरीवाल ही कर पाते थे क्या? इसके अलावा राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित है। इस याचिका को देखकर कोई भी कह सकता है कि कौन इस तरह की मांग करता है। भाई, क्या इसे पता नहीं है कि केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को लेकर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं? खैर, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को देखकर याचिकाकर्ता की ऐसी क्लास लगाई कि सब देखते रह गए। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी जाए क्या? अगर ऐसा किया जाता है तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका एक प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के लिए लगाई गई है। याचिकाकर्ता से यह भी कहा गया कि यह मत सोचिए कि हम इसे नहीं समझते, आप हमसे कानून के विपरीत काम करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाएगी कोर्ट। इस पर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट है, इसलिए जुर्माना नहीं लगाया जाए। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि अगर वकील साहब याचिका लगाने वाले लॉ स्टूडेंट को कानून की शक्ति के बारे में सिखाएं तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यानी कोर्ट ने यह बता दिया कि एक लॉ स्टूडेंट को इस तरह के मामले में कानून की जानकारी नहीं। इससे पहले भी एक भाई साहब कोर्ट में केजरीवाल की बेल के लिए पहुंच गए थे। कोर्ट ने उन पर 75,000 का जुर्माना लगाकर बेल की याचिका रद्द कर दी। भले ही केजरीवाल इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इंडी गठबंधन के लिए प्रचार कर रही हैं। आज सुनीता केजरीवाल से मिलने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार के साथ ऐसी बात हो गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने ऐसी बात कह दी कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस तरह से किसी के सामने ऐसी बात कौन कहता है। सुनिए आप भी बयान। तो आज कन्हैया जी जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट भी हैं और आज वो भाभी से मिलने आए थे, चूँकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं, इन्होंने अपना भी अनुभव शेयर किया उनसे, चूँकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं। ये कौन बताता है कि ये भी तिहाड़ में रहे हैं? लोग इसी पे कह रहे हैं कि तो मोह मोह हो गया। एक तरफ केजरीवाल के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया पिछले 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। यह तीसरी बार है जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले भी लोअर कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना किया है। इस बार सिसोदिया ने मुकदमे में देरी को आधार बनाकर जमानत मांगी थी, लेकिन उनका यह दांव कोर्ट में उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जो कमेंट्स किए हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत इस स्तर पर आरोपी यानी मनीष सिसोदिया को रेगुलर या अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई इस केस की कार्रवाई में देरी कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तथाकथित देरी का कारण ईडी नहीं बल्कि सिसोदिया है। यह देरी सिसोदिया के कारण हो रही है। दरअसल ईडी सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया शराब घोटाले केस में जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे केस में देरी हो रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया और दूसरे आरोपियों ने इस केस में देरी लाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई, जिनमें से कई एप्लीकेशन झूठी हैं। दरअसल कोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट का टाइम खराब होता है और इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है। और अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि देरी सिसोदिया की वजह से हो रही है। तब तो सवाल उठेंगे कि क्या सिसोदिया खुद चाहते हैं कि देरी हो ताकि उन्हें बेल मिले, या वो जानते हैं कि भाई उनको अगर मामला कोर्ट में चला गया, सुनवाई शुरू हो गई तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसलिए देरी कर रहे हैं। कई सवाल हैं। आज मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि परिवार में पत्नी की देखभाल के लिए उनके अलावा कोई नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह बात नहीं मानी क्योंकि सिसोदिया का एक बेटा है जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकता है।
इसके अलावा कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड भी देखे, जिन्हें देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित रही हैं और उनका जरूरी इलाज चल रहा है, इसलिए सिसोदिया को जमानत देने की कोई तत्काल जरूरत नहीं। इस तरह सिसोदिया की कोर्ट में केस में देरी और पत्नी की सेहत वाली दोनों दलीलें काम नहीं आ पाई, यानी एक बार फिर झटके पर झटका। पाठशाला में अब अगली क्लास। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस किसे उतारेगी, क्या खबर आ रही है? कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता मंच से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहा है? भाई, मोदी योगी की जोड़ी बंगाल में गजब का खेला कर रही है, यानी चुनाव की हर बड़ी खबर का कंप्लीट चैप्टर। कभी गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट इस बार कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बनती दिख रही है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन अब तक खत्म नहीं हो पाया है। यह कंफ्यूजन तब चल रहा है जब अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बस 3 मई है, यानी 2 दिन बचे हैं और 20 मई को वोटिंग होनी है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख सामने खड़ी है और कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली, जो गढ़ है गांधी परिवार का, सो कॉल्ड गढ़, क्योंकि अमेठी तो हार गए और रायबरेली अभी गढ़ है, वहां ये लोग कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे। बस सुनने में यही आ रहा है कि राहुल आ रहे हैं, बस आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, बस अब आ ही गए, राहुल लड़ने वाले हैं। सुन ही रहे हैं, कब घोषणा होगी, कब होगा पता नहीं। राहुल ही नहीं, प्रियंका वाड्रा के लिए भी यही सब सुनने को मिल रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका भी न तो रायबरेली से चुनाव लड़ने का तय कर पा रही हैं, ना ही अमेठी से। हालांकि अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में अमेठी और रायबरेली के पर कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। सुनिए कांग्रेस के कंफ्यूजन पर जयराम रमेश ने क्या कहा है, फिर आपको अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस के कंफ्यूजन की पूरी टाइमलाइन दिखाऊंगा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। हालांकि अमेठी और रायबरेली सीट पर चल रही अटकलों के बीच आज सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंचे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मिले आदेश के बाद किशोरी लाल शर्मा अमेठी गए, जहां उन्होंने गौरीगंज के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुलाकात और बैठकों के दौर के बीच कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। दीपक सिंह ने अमेठी सीट से राहुल गांधी का नॉमिनेशन होने के संकेत दिए। दीपक सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा अमेठी से राहुल या प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों पर स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। पूरी अमेठी इंतजार कर रही है और जो अमेठी इंतजार कर रही है पूरी अमेठी को, और मुझे खुद भरोसा है वही नामांकन करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। जिसका पूरी अमेठी इंतजार कर रही है, भाजपाई से लेकर सपाई तक, कांग्रेसी से लेकर हर वर्ग के, चाहे शिक्षक हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, भाजपा सरकार से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे भाजपा में क्यों हो, सब के सब गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं। हम सब गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के लिए? भाई, अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस कितने भयंकर कंफ्यूजन में है, इसके लिए कांग्रेस के कंफ्यूजन की टाइमलाइन को समझना चाहिए। 21 फरवरी को लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस की घोषणा हुई। इसमें अमेठी और रायबरेली समेत यूपी की 17 सीटें कांग्रेस को मिल गईं। 10 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यूपी की सीटों पर चर्चा हुई। इसमें अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रस्ताव तैयार हुआ। 27 मार्च को सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि राज्य कमेटी ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास किया। यह मार्च में हो गया। उसके बाद 27 अप्रैल को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग के बाद एक बार फिर सीईसी की बैठक में यूपी के नेताओं ने अमेठी रायबरेली सीट से राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की मांग को दोहराया। इसके बाद कहा गया कि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल और प्रियंका से चर्चा के बाद कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस बात को भी कई दिन गुजर चुके हैं, अब तक भी अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष का कंफ्यूजन ही दूर नहीं हो पा रहा। 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन में। बॉस, बात सिर्फ नॉमिनेशन में देरी की नहीं है, बात मैसेजिंग की भी। आपका कार्यकर्ता जो नीचे खड़ा है वो क्या सोच रहा है कि मेरे नेताओं में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने सो कॉल्ड गढ़ में लड़ पाए, तो हम क्या यूपी में लड़ेंगे?
अब खबर है कि बीजेपी रायबरेली सीट से जल्दी ही कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि ये किसको उतारते हैं तो हम भी उसी हिसाब से उतारें। बीजेपी की खेमे से जिन्हें टिकट मिलने की चर्चा है, उनमें रायबरेली सदर सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह का भी नाम चल रहा है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का नाम चल रहा है। पिछली बार रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे का भी नाम लिस्ट में। यह भी हो सकता है कि बीजेपी रायबरेली में कोई और बड़ा सरप्राइज भी दे दे। पीएम मोदी और सीएम योगी की सुपरहिट जोड़ी यूपी में पहले और दूसरे चरण का मामला पूरी तरह सेट कर चुकी है और तीसरे चरण में भी बीजेपी का माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्लान तैयार है। 4 मई को पीएम मोदी यूपी के कानपुर में रोड शो करने वाले हैं। 5 मई को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। अयोध्या में पीएम मोदी रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। 5 मई को ही पीएम मोदी सीतापुर में चुनावी रैली करेंगे, जिसमें वो खीरी, धौरहरा और सीतापुर सीट के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। खबर तो यह भी है, हालांकि अभी ये पुख्ता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि पीएम मोदी 12 या 13 मई को हो सकता है वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल कर दें और उससे पहले वाराणसी में उनका रोड शो भी होगा। वाराणसी सीट 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 7 मई से 14 मई के बीच नॉमिनेशन होना है। हालांकि यूपी में कांग्रेस के कंफ्यूजन की एक वजह सीएम योगी भी है, जो अपने धमाधम प्रचार से यूपी में बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप का माहौल सेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यूपी में ही नहीं, सीएम योगी दूसरे राज्यों में भी धमाल मचा रहे हैं। कल सीएम योगी ने बंगाल का तूफानी दौरा किया। यूपी की तर्ज पर बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में दंगाइयों को उल्टा लटकाने की वार्निंग दी। पहले सीएम योगी की इस वार्निंग को सुनिए, फिर इसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। दरअसल बंगाल के बहरामपुर की चुनावी रैली में सीएम योगी ने सीधे सीधे सीएम ममता बनर्जी पर अटैक किया। ममता सरकार में हुए दंगों के बहाने टीएमसी को आड़े हाथों में लिया, लेकिन सीएम योगी के एक्शन का रिएक्शन बहरामपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर दुर्गापुर में दिखा। बीजेपी का आरोप है कि दुर्गापुर में सीएम योगी की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस पर ईंट और पत्थर बरसाए गए। हमला कितना जोरदार था, इसे आप बस की हालत देखकर समझ सकते हैं। बस के शीशे पूरी तरह से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस हमले में बीजेपी के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। असल में टीएमसी के लोग यानी योगी आदित्यनाथ की बंगाल में एंट्री से भड़के हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार और टीएमसी पहले ही पीएम मोदी और अमित शाह से पार नहीं पा रही थी। ऐसे में सीएम योगी ने जिस तरह अपने बयानों से ममता सरकार और सरकार के संरक्षण में पल रहे दंगाइयों का जो आरोप लगता है, उस पर कड़ा प्रहार किया है, उससे चुनाव में टीएमसी की मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है माना जा रहा है। बंगाल में बीजेपी के धुआंधार प्रचार से ममता बनर्जी ही टेंशन में नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन में टीएमसी की सहयोगी कांग्रेस ने ममता की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता बंगाल में बीजेपी को वोट करने की बात करने लगे। यह तस्वीर बंगाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी की है, जो बहरामपुर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लेकिन चुनावी मंच पर अधीर रंजन चौधरी बीजेपी को वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दे दो। तो यह तो हाल चल रहा है, फिर ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को जो धमकी मिलने का मामला है, उसमें जांच एजेंसियों को पाकिस्तान और चीन का हाथ होने का शक है। पाकिस्तान और चीन की साजिश ये हो सकती है, एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संगठन का काम हो सकता है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। भारत में पैनिक फैलाने की साजिश हो सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है। यानी जो स्कूलों को बम के अफवाह की खबर मिली थी, जो मेल मिला था, उस मामले में पाकिस्तान और चीन का हाथ हो सकता है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं।